डाइपोल मोमेंट हो गया था, बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट तो आता ही है, सर्कुलर लूप का भी हो गया था आई इंटू ए, कैसा भी लूप, सर्कुलर लूप नहीं का कैसा भी लूप, करंट कैरिंग कैसा भी लूप, आई इंटू ए डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इस तरफ से कैसा वाइज है ये, क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये कैसा पोल की तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह, पीछे से नॉर्थ पोल। एटम से रिलेटेड बात हो गई थी, इलेक्ट्रॉन घूमता है तो करंट कैरिंग लूप कैसा बनता है, उसका क्या डाइपोल मोमेंट होगा, बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू क्या रहेगी, 9 पॉइंट समथिंग 10 की पावर -24, कितना है -24, ठीक। चलिए गॉस लॉ, अच्छा सिमिलरिटी में हम लोगों ने कुछ बातें कर रही थी, सोलेनॉइड और बार मैग्नेट में सिमिलरिटी, तो वो सिंपल बातें बता दी थी कि अगर करंट कैरिंग सोलेनॉइड है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रक्चर्स जो होंगे बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह दिखेंगे, बहुत बढ़िया है। अगर हम इसको फ्रीली लटका देंगे अगर, तो ये भी नॉर्थ साउथ में ही रुकेगी, और इसके अगर इसमें अगर हम देखें नॉर्थ पोल इसमें भी रिपेल करता है, नॉर्थ पोल इसमें भी रिपेल करता है, तो लाइक पोल्स इसमें भी रिपेल करते हैं बार मैग्नेट की तरह। इसको भी अगर हम बीच से तोड़ दें तो अपोजिट पोल्स यहाँ पे अपीयर हो जाते हैं, इसको भी अगर बीच से तोड़े तो अपोजिट अपीयर हो जाते हैं। तो सोलेनॉइड और बार मैग्नेट में क्या समानता, ये सारी बातें हमने कर ली थी। फिर कल थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी कर लिया था कि बार मैग्नेट को कैसे प्रूव करेंगे सोलेनॉइड जैसे है, तो उसकी भी बातें हो गई थी कि इसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो सेम प्लेन पे अरेंज्ड होते हैं, है ना, और सेम प्लेन पे अगर अरेंज्ड होते हैं इस प्रकार से, और मान लीजिए इस तरीके का करंट दौड़ रहा है हर एटम में, एटॉमिक करंट की बात कर रहे हैं, इस तरीके का, इस तरीके का, इस तरीके का, सारी बातें ध्यान से सुना करो, यही सारी बातें पूछी जाएंगी। तो यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो रहा है, ये देखो कैंसिल हो रहा है करंट, ये देखो कैंसिल हो रहा है अपोजिट, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, सब कैंसिल, ये देखो कैंसिल हो रहा है, ये देखो कैंसिल हो रहा है, ये देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कैंसिल, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, कैंसिल। तो अंदर सब कुछ कैंसिल हो रहा है और बाहर हमारा नेट करंट हमको मिलेगा ऑन द सरफेस ऑफ द मैग्नेट, क्योंकि एटम यहाँ भी होगा, हमने बनाया नहीं है। तो एटॉमिक लेवल पे अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई रिवॉल्यूशन के कारण करंट नहीं है, नेट करंट 0, पूरा का पूरा करंट यहाँ पर ही है। और ऐसे बहुत सारे प्लेन होंगे, ये तो एक प्लेन का करंट आया है जो ऊपर है, ऐसे इसके पीछे वाला जो प्लेन होगा उसका भी करंट ऊपर ही आएगा, अंदर वाला सब 0 हो जाएगा कैंसिल होने के बाद। इसके पीछे वाला होगा उसका भी ऊपर ही आएगा, अंदर वाला सब करंट 0 हो जाएगा। इस तरह हमारी जो बार मैग्नेट है वो पूरी की पूरी कैसी दिखेगी, सोलेनॉइड की तरह दिखेगी। ये बातें हम लोगों ने कर ली थी, ये बात लिखवाई नहीं थी। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म लिखो जरा, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस थ्योरम करती क्या है, फ्लक्स के बारे में बताती है। सबसे पहले तो हमें कुछ बातें, छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। गॉस थ्योरम करती क्या है, फ्लक्स के बारे में बताती है हमेशा, और नॉर्मल फ्लक्स के बारे में नहीं बताती है। जैसे इस एरिया के बारे में फ्लक्स बताया कि नहीं, ऐसे फ्लक्स के बारे में नहीं बताती है, हमेशा क्लोज एरिया से फ्लक्स बताती है। गॉस थ्योरम हमेशा किससे फ्लक्स बताती है, क्लोज एरिया से फ्लक्स बताती है, ठीक है। ऐसे ओपन एरिया से फ्लक्स निकालने के अलग तरीके हैं, E.A किया होगा, है ना, E cos थीटा, ऐसे यहाँ पे B.A करेंगे अगले चैप्टर में। तो गॉस थ्योरम क्या बताती है, हमेशा क्लोज एरिया से फ्लक्स बताते हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए, पूछी जाती छोटी छोटी बातें। देखो जरा, लिखो गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म, लिखो द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, स्टाइल में लिखना है,
the total magnetic flux from any closed surface is always zero. ये तो याद हो गया होगा अभी. इज ऑलवेज जीरो मतलब हमें गॉस थ्योरम जो मैग्नेटिज्म की है उसमें सवाल लगाने की ज़रूरत नहीं है. फ्लक्स हमेशा क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा. उसके सवाल हमसे नहीं पूछे जाएंगे. वहाँ पे रहता था क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. मतलब बी डॉट डी ए मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया. किसी एरिया से मैग्नेटिक फील्ड का निकलना, किसी एरिया से मैग्नेटिक फील्ड का निकलना. एनी क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो. लिख लो. मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम एनी एरिया, ठीक है, इज ऑलवेज जीरो. बना लो भाई. छोटी सी मैग्नेट आओ देखो, कहीं भी देख लो. सपोज दिस इज माई 3 डायमेंशनल एरिया. फ्लक्स, टोटल फ्लक्स जीरो, क्योंकि एक तरफ से देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है लेकिन दूसरी तरफ से बाहर भी निकल रही है, इसलिए नेट फ्लक्स जीरो. इधर ले लो, टोटल फ्लक्स फ्रॉम दिस एरिया इज जीरो. एक तरफ से अंदर जा रही हैं, जरूर अंदर जा रही हैं. कितनी 4 लाइनें अंदर जा रही हैं, बहुत बढ़िया. दूसरी तरफ से चारों लाइनें बाहर भी निकल रही हैं. टोटल फ्लक्स जीरो. कहीं भी ले लो. इसमें हमने एक पोल को घेर लिया है, इसमें हमने कोई पोल नहीं घेरा तो भी जीरो, तो भी जीरो. और कहाँ ले सकते हैं, कहीं भी ले लो, कहीं भी लेके देख लो. यहाँ ले लो, छोटा सा एरिया अंदर जा रहा है, 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही हैं, चारों बाहर निकल गई, तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से भी क्या है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो. बना लो. कहीं भी कोई भी एरिया ले लो. यहाँ कहीं अगर यहाँ लोगे तो जीरो होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है इसलिए जीरो होगा. जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है चुंबक के आसपास, वहाँ अगर लोगे तो भी जीरो होगा. मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो होता है. कहीं भी लो, मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो होता है. कहीं भी लो. किसी भी एरिया से देखो हमेशा जीरो.
किसी भी एरिया से देखो हमेशा जीरो। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा नहीं होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा नहीं होता था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। यहाँ पे देखो, मान लो बिल्कुल वैसा ही हम डायग्राम बनाए, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल, यानी एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज, सही है। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। जरा देखो इस एरिया से फ्लक्स, वहां तो जीरो आया था, यहाँ देखो जीरो नहीं है, अंदर जा रहा 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 है, सारी फील्ड लाइंस अंदर ही जा रही है, बाहर कोई नहीं जा रहा है। इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी, ठीक है। यहां से देखो सारी फील्ड लाइंस बाहर ही जा रही हैं, अंदर कोई नहीं आ रही, यानी यहां से भी जीरो नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फ्लक्स जीरो आसानी से नहीं होता है, लेकिन मैग्नेटिज्म में हमेशा फ्लक्स जीरो होता है। उसका कारण है यहाँ पे फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बना रही हैं, जो गई है वो गई है, वो घूम के नहीं आई है। यहाँ पे जो गई है वो घूम के भी आई है। यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक गया, बस बात खत्म, है क्या नहीं। ये भी हमने इसीलिए डाइपोल ही बनाया है, समझाने के लिए। वहाँ पे देखो हर जगह जीरो आ रहा है, बन गया। चलो ठीक है, लिखो जरा। गॉस थ्योरम पूछी जाएगी, डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके रिजल्ट लिखना पड़ेगा। लिखो जरा, कंसिक्वेंसेस ऑफ गॉस थ्योरम, क्योंकि सवाल तो आने नहीं है। लिखो जरा, इन मैग्नेटिज्म मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिज्म में केवल एक नॉर्थ केवल एक साउथ ऐसी कोई चीज नहीं होती, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको मिल जाता है केवल पॉजिटिव चार्ज केवल नेगेटिव चार्ज, ऐसा मैग्नेटिज्म में हमको नहीं मिलता। हमेशा दोनों ही पोल, जिसको तोड़ तोड़ के एटम्स के पास पहुंचोगे, एटम से छोटा कर नहीं पाओगे। एटम भी एक डाइपोल है, प्रूव कर चुके, उसका डाइपोल मूवमेंट तक निकाल चुके हैं रिवोल्यूशन के कारण जो होता है। देखो जरा इसका ये रिजल्ट कैसे हो सकता है, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। इससे ये बात कैसे प्रूव हो गई? ऐसे हो गई, अगर केवल नॉर्थ पोल मिल जाए हमें, अगर हमें केवल नॉर्थ पोल मिल गया होता तो उससे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल नहीं होती, नॉर्थ पोल से तो निकलती हैं। और अगर हम फ्लक्स देखें इस एरिया से, तो इस एरिया से फ्लक्स जीरो नहीं होगा, क्योंकि सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे बाहर निकल रहा है क्या नहीं। मैग्नेटिज्म में हमें कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, हमेशा फ्लक्स जीरो हुआ है, कहीं भी ले लिया हो, चाहे इसको घेरा, चाहे बीच में ले लिया मैग्नेट के, चाहे मैग्नेट के बाहर ले लिया, कोई भी हमने एरिया लिया, टुकड़े किए, कुछ भी किया, हमेशा फ्लक्स क्या आया है? जीरो ही आया है। अगर मोनोपोल होता तो जीरो नहीं आता, अगर मोनोपोल होता तो जीरो नहीं आता, कुछ ना कुछ आता, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है। मैग्नेटिज्म में हमेशा डाइपोल होता है, इसीलिए हमेशा जीरो आता है। और हम ये बात समझ सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जरिए भी कि अगर डाइपोल होता है तो उसका फ्लक्स जीरो आता है हमेशा। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ हमेशा डाइपोल होता है, इसलिए हमेशा जीरो आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो ठीक है, डाइपोल भी हो सकता है, अदर चार्जेस भी हो सकते हैं। यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ हमेशा ही डाइपोल होता है, इसलिए हमेशा ही जीरो होता है, कुछ कर ही नहीं सकता कोई। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, अगर करेगा तो फ्लक्स की वैल्यू जीरो नहीं रहेगी। उस मोनोपोल के आसपास हम ऐसे करके गॉसियन सरफेस बनाएंगे और वहाँ से हमको कुछ ना कुछ फ्लक्स की वैल्यू मिलेगी, वो जीरो नहीं होगी, ठीक है। लेकिन फ्लक्स हमेशा जीरो रहा है, इसका मतलब मोनोपोल है ही नहीं, सही है। लिख लो जरा इसमें, अगर लिखना चाहते हो तो, इन मैग्नेटिज्म मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। लिखो जरा, इफ monopole exists in nature,
इफ मोनोपोल एग्जिस्ट इन नेचर, अगर होता, देन फ्लक्स इज नॉट जीरो। बना के देखो ऐसे, नॉर्थ पोल, गॉसियन सरफेस, यहां से कोई जीरो फ्लक्स नहीं है, देखो सारी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, तो फ्लक्स इज नॉट जीरो। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। फ्लक्स हमेशा ही जीरो मिला है हमें। हमने इस चैप्टर की दो चीज़ें कंप्लीट कर ली। एक तो लूप को डाइपोल प्रूव करना, लूप का डाइपोल मोमेंट निकालना, इलेक्ट्रॉन वाला वही है, लूप जैसा ही होता है। दूसरा गॉस थ्योरम और उसका कंसीक्वेंस। अब इस चैप्टर का मेन चीज़ जो कि 3 नंबर में हमेशा पूछा जाता है और यही पूछा भी जाता है, जिसको बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड समझना, ये वाला हिस्सा, और ये हमारा लास्ट हिस्सा। इसके बाद अपने वो मटेरियल्स स्टार्ट हो जाते हैं, पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, डाईमैग्नेटिज्म क्या होता है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझने के लिए हमको कुछ डेफिनेशंस, कुछ टर्म्स पता होने चाहिए, कुछ बातें, ठीक है। पहले हम वो बता दे रहे हैं और वो लिखवा दे रहे हैं, उसके बाद अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को स्टार्ट करेंगे। पहली बात, ये हमारी अर्थ है, सही है, और ये थोड़ी झुकी है 23.5 डिग्री। कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। कहाँ से? वर्टिकल से, जो कि हमको नहीं बनानी है, हमको हमेशा कैसी बनानी है? सीधी बनानी है, समझने के लिए है ना। ये थोड़ी समझना कि थोड़ा झुका है, आपको समझना है उसका मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शंस की अगर हम बात करें तो ये अपनी इक्वेटर रहेगी, बिल्कुल बीचा बीच में जो होती है उसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर, भूमध्य रेखा, भू को जो बिल्कुल बीचा बीच से काटती है। और ये हमारे रहेंगे पोल्स। इधर हम बोलेंगे ईस्ट डायरेक्शन, इधर हम बोलेंगे वेस्ट डायरेक्शन, ऊपर बोलेंगे नॉर्थ डायरेक्शन और नीचे बोलेंगे साउथ डायरेक्शन। ये डी लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी आएगा, इसलिए नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन लिखना जरूरी है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। नॉर्थ डायरेक्शन है या नॉर्थ पोल है, दोनों अलग चीज़ होती है ना। वो मैग्नेटिज्म वाला पोल है, ये डायरेक्शन। सही है। मज़ेदार बात क्या है, जो हमारी अर्थ है वो भी एक बहुत बढ़िया चुंबक है, परमानेंट मैग्नेट। और फिजिक्स वाले लोग जिनको हम फिजिसिस्ट बोलते हैं, जियोग्राफी वाले लोग जिनको जियोलॉजिस्ट बोलते हैं, दोनों ही लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म आया कैसे। और हर बार की तरह फिजिसिस्ट ने कुछ ना कुछ कारण बताए हैं जिनका जियोलॉजिस्ट ने घोर विरोध किया, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं। तो हम वही बोलेंगे जो हमारे लोगों ने बताया। सही कितना है, गलत कितना है, ये बाद में पता चलेगा जब पूरा रिसर्च हो जाएगा। इसका मतलब अभी सब कुछ नहीं पढ़ा जा चुका है। कारण बाद में, पहले है क्या। तो अर्थ एक बहुत बड़ी मैग्नेट है, बहुत बढ़िया। मज़ेदार बात यह है कि अर्थ की जो मैग्नेट है उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, अंदर एक बहुत बड़ी सी बार मैग्नेट घुसी नहीं है, नहीं तो तुम खोद के निकालने लगो, थोड़ी तिरछी सी है इस तरीके से।
बढ़िया सा बार मैग्नेट। ठीक है, तो अर्थ के मैग्नेटिज्म को समझने के लिए हम ये मान सकते हैं कि अर्थ के अंदर बिल्कुल भीतर एक बहुत बड़ी सी बार मैग्नेट है जिससे मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, बार मैग्नेट टाइप। जब ये पूरा पढ़ा देंगे उसके बाद थोड़ा थोड़ा बता देंगे जो लोगों ने हमें बताया है। लोगों ने मतलब बड़े लोगों ने, मास्टर ने नहीं। मजेदार बात ये भी है कि जिधर नॉर्थ डायरेक्शन है उधर से मैग्नेटिक फील्ड भीतर जाता है लगभग उसके पास से, यानी साउथ पोल है उधर, उल्टा है, उल्टा चल रहा है भाई, इधर से निकल रहा है। जिधर साउथ डायरेक्शन है उधर हमारा नॉर्थ पोल है। ये साउथ डायरेक्शन है अपनी और ये नॉर्थ डायरेक्शन है अपनी। नॉर्थ के पास साउथ पोल और साउथ के पास नॉर्थ पोल। तो ये हमारी अर्थ है और ये हमारा आज का नहीं, ये सेंटेंस नहीं बोलेंगे हम, इतना ही क्लिप करके कोई करेगा और ये हमारी पार्टी हो रही है। तो ये अर्थ है और ये अर्थ का मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ। ऐसा नहीं है कि बोले ऐसा ही है, चारों तरफ है, हर तरफ है। अब हम बना नहीं सकते, ये कंप्यूटर से ही बनाया हो जाए तो बना सकते हैं हम, तो बनाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, है ना, समझ रहे होगे। चारों तरफ ऊपर से, बढ़िया। कुछ कुछ बातें हमें पता रहनी है। क्या? छोटी छोटी बातें कि जो हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी ये जो है ये लाइन, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये लाइन है नहीं असल में, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, सही है ना? कैसे भी घुमा दो, अभी कौन सा कुछ होने वाला है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थोड़ा सा झुका हुआ है, मतलब उससे पैरेलल नहीं है। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता हो, ये अपना जियोग्राफी वाला नॉर्थ पोल है। ठीक है, ये कौन सा वाला नॉर्थ पोल है? जियोग्राफी वाला नॉर्थ पोल है, जो जियोग्राफी में पढ़ाते हैं। ये अपना वाला नॉर्थ पोल है जिसको हम साइंस में पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्थ डायरेक्शन जिसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, जहाँ खूब बर्फ 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 होती है, वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा तिरछा है, थोड़ा सा झुका हुआ है। क्यों झुका हुआ है इसके भी बहुत सारे लॉजिक्स हैं, बहुत सारे लोग रीजन देते हैं, कितना सही है कितना गलत है भगवान जाने, है ना, बता देंगे हम वो सब बाद में। अभी केवल उसको पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा तिरछा है, ठीक है, अच्छी बात है, डिजाइन बहुत बढ़िया लग रही है। नॉर्थ डायरेक्शन के पास साउथ पोल है और साउथ डायरेक्शन के पास नॉर्थ पोल है, उल्टा चल रहा है मामला। यानी नीचे से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकला और घूम के चारों तरफ से और ऊपर ऐसे घुसा, अर्थ के अंदर गया, फिर ऐसे अर्थ के अंदर गया। इस तरीके से मामला चल रहा है। कुछ कुछ डेफिनेशंस हमको पता रहनी चाहिए, जैसे कि इस लाइन को बोलेंगे हम मैग्नेटिक एक्सिस, ये तो पता होगा। इस लाइन को क्या बोलेंगे हम? मैग्नेटिक एक्सिस, क्योंकि मैग्नेट के बिल्कुल नॉर्थ और साउथ से गई है तो मैग्नेटिक एक्सिस, सही है। जो मैग्नेट के नॉर्थ साउथ से जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस। इस लाइन को बोलेंगे हम जियोग्राफिक एक्सिस। इस लाइन को क्या बोलेंगे हम? जियोग्राफिक एक्सिस, क्योंकि ये ज्योग्राफी वाली है, ज्योग्राफी वाली यही पढ़ सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि जो जियोग्राफिक एक्सिस है और मैग्नेटिक एक्सिस वो पैरेलल नहीं है, थोड़ा झुकी हुई है, यानी उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल है। इस एंगल को फिजिक्स में बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं इसको? अल्फा। बढ़िया बढ़िया बातें हैं। अच्छा, तो ये बात पता थी मैग्नेटिक एक्सिस होती है, ये जियोग्राफिक एक्सिस होती है। एक शब्द और आएगा, मेरिडियन। इसको पढ़ते समय मेरिडियन का मतलब होता है प्लेन। मेरिडियन का मतलब क्या होता है? प्लेन। जियोग्राफिक मेरिडियन जहां पे लिखा होगा इसका मतलब ये है जियोग्राफिक एक्सिस से जाता हुआ ऐसा प्लेन जो अर्थ को बिल्कुल काटता हुआ चला जाए। जियोग्राफिक मेरिडियन का मतलब है जियोग्राफिक एक्सिस से जाता हुआ प्लेन। मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब है मैग्नेटिक एक्सिस से जाता हुआ प्लेन। क्या ये दोनों प्लेन के बीच में कुछ एंगल रहेगा? बिल्कुल रहेगा, अल्फा। ये होगा जियोग्राफिक मेरिडियन और ये होगा हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन।
सही है। तो जब हम इसकी पढ़ाई करेंगे तो कुछ कुछ शब्द बार बार रिपीट करेंगे। ज्योग्राफिक एक्सिस, ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक मेरिडियन, अल्फ़ा को भी बार बार रिपीट किया जाएगा, ये अल्फ़ा क्या है। सही है। 3 चीज़ें हमसे इसमें पूछी जाती हैं, इसीलिए ये 3 नंबर का सवाल इससे बनता है डायग्राम के साथ। पहले डायग्राम बनाया जाए, अर्थ मैग्नेटिज्म लिखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट। आराम आराम से पढ़ेंगे। रिवीजन करवाते समय ये चैप्टर 45 मिनट का रिवीजन होता है। 15 लूप, गॉस थ्योरम और अर्थ मैग्नेटिज्म, 15 खत्म चैप्टर। अच्छा, चैप्टर वाइज का अभी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि क्वेश्चंस अभी वैसे ही पूछे जा रहे हैं। यही तो देखना है, क्योंकि स्कूल वाले तो कुछ भी पूछ सकते हैं। बनाओगे डायग्राम? ये डायग्राम बना सकते हो, बना तो लोगे, बनाओ, कठिन थोड़ी है। पहले गोल 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 बना दो, ये सर्किल, सीधी लाइन खींच दो, जिसको हम जियोग्राफिक एक्सिस बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी उसी को बोलते हैं। ठीक है, ऐसे घुमा दो जिससे कि याद रहे कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जियोग्राफिक एक्सिस। फिर तिरछी एक बार मैग्नेट बना दो पूरी अर्थ में। ऐसा है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इतना विशाल है कि ऐसा लगता है कि अंदर बहुत भयानक मैग्नेट घुसी हुई है, खोद के निकालोगे निकलेगा कुछ नहीं। और ये बहुत ध्यान देना है, नॉर्थ डायरेक्शन के पास साउथ पोल, साउथ डायरेक्शन के पास नॉर्थ पोल। डायरेक्शंस और लिख दो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बस। फिर कुछ डेफिनेशंस लिखें छोटी छोटी और स्टार्ट किया जाए। अर्थ मैग्नेटिज्म, अच्छा, ऑनलाइन पेपर में नकल बहुत करते होंगे बच्चे, और बड़ी समस्या ये है, आधी आधी क्लास के जब पूरे पूरे मार्क्स होंगे तो कैसे समझा जाएगा इसमें कौन असली है कौन नकली है। जल्दी बनाओ। चल, पहली बात लिखिए, जियोग्राफिक एक्सिस। ज्योग्राफिक एक्सिस और ज्योग्राफी वाली एक्सिस है, जिसका ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसे बोलते हैं, ज्योग्राफिक एक्सिस। जल्दी रफ्तार में जल्दी, बाद में बना लेना, कहाँ उस क्लास देख के बना लेना। ज्योग्राफिक एक्सिस, सिलेबस थोड़ा धीरे हो गया। ज्योग्राफिक एक्सिस लिखो, द इमेजिनरी लाइन कौन, imaginary line, the imaginary line passes through geographic south and geographic north। ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे 2 साउथ और 2 नॉर्थ हो गए, एक अपने मैग्नेट का साउथ और नॉर्थ है और एक जियोग्राफी का साउथ और नॉर्थ है। तो जियोग्राफिक एक्सिस क्या होगी, एक ऐसी लाइन पासेस थ्रू जियोग्राफिक साउथ एंड जियोग्राफिक नॉर्थ। ये रहा देखो जियोग्राफिक साउथ है ना, जिसको हम साउथ डायरेक्शन भी बोलते हैं, साउथ पोल भी बोलते हैं। ये हमारा जियोग्राफिक नॉर्थ, जिसको हम नॉर्थ पोल भी बोलते हैं। सही है, कॉल्ड जियोग्राफिक एक्सिस।
चलिए अगला लिखिए मैग्नेटिक एक्सिस, जो हमारी मैग्नेट के साउथ नॉर्थ से जाए उसको मैग्नेटिक एक्सिस, जो हमारी मैग्नेट के साउथ नॉर्थ से जाए उसको मैग्नेटिक एक्सिस बोलेंगे। लिखो द इमेजिनरी लाइन passing through the magnetic north and magnetic south pole, magnetic north and magnetic south pole of the earth called magnetic axis। सही है, अंडरलाइन कर लिया जाए मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ के नीचे, क्योंकि मैग्नेट का नॉर्थ साउथ से जो पास होगी वो मैग्नेटिक एक्सिस होगी और इसमें कोई गलती होने की चांस भी नहीं है। जो मैग्नेट के नॉर्थ साउथ से जाए वो मैग्नेटिक एक्सिस और जो जियोग्राफी के नॉर्थ साउथ से जाए वो जियोग्राफिक एक्सिस। ठीक है, अंडरलाइन इसलिए करना है, फाइनल में भी ऐसे ही अंडरलाइन कर देना है जिससे कि कोई पढ़े ना आंसर, केवल वही देख के आगे बढ़े, नंबर देख के आगे बढ़े। लिखने वाला आएगा तो ऐसा करोगे। अच्छा अगला लिखो मैग्नेटिक इक्वेटर। अपने चित्र में लाइनें बना ली हैं, जियोग्राफी के नॉर्थ साउथ से होती हुई एक लाइन बना दो, इसको जियोग्राफिक एक्सिस नाम लिख दो। ठीक है, अगर जगह ना हो तो ना लिखो क्योंकि समझ जाओगे ही अपना। और ये मैग्नेट के नॉर्थ साउथ से जो जाएगा उसको मैग्नेटिक एक्सिस नाम लिखो, इमेजिनरी लाइन। और ये एक दूसरे को काटेंगे, थोड़ा तिरछी होती है अर्थ के अंदर, पैरेलल नहीं है। कुछ प्लैनेट्स के हैं पैरेलल भी, सोलर सिस्टम में नहीं है वो। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी प्लैनेट पे हो सकता है, जरूरी नहीं हमारे सन के पास ही हो। सन के पास कोई खास बात नहीं है। मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होगा देखो जरा, इसमें हमने शायद पहले भी लिखवाया है। इस मैग्नेटिक एक्सिस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस मैग्नेटिक एक्सिस का, अपनी मैग्नेटिक एक्सिस देखो ये है, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ऐसा होगा, ये होगा हमारा मैग्नेटिक इक्वेटर। सही है, असली वाला जो जियोग्राफी में पढ़ते हैं इक्वेटर वो तो ये होता है ना, उसका कोई काम भी नहीं है। ये मैग्नेटिक इक्वेटर लिखो जरा, मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है। मैग्नेटिक इक्वेटर लिखो, इट इज द ग्रेट सर्किल, बहुत बड़ा सर्किल, इट इज द ग्रेट सर्किल, लार्ज सर्किल जो भी है, अराउंड अर्थ, which is perpendicular to the magnetic axis, which is perpendicular to the magnetic axis, which is perpendicular to the magnetic axis। ये रहा हमारा मैग्नेटिक इक्वेटर, विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस। अपने चित्र में बना लो। अपनी मैग्नेट का परपेंडिकुलर खींचना, इन सब का यूज करेंगे समझने के लिए, कुछ ना कुछ रेफरेंस लाइन होना चाहिए। अच्छा बस इतना ही लिखना होता है, इसके बाद हमारा मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दो बातें और लिखो, एक लिखो जियोग्राफिक मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन, MERIDIAN, जियोग्राफिक मेरिडियन। देखो जियोग्राफिक एक्सिस क्या है, जो जियोग्राफी के नॉर्थ साउथ से जाए वो जियोग्राफिक एक्सिस। मेरिडियन का मतलब होता है प्लेन, तो जो ज्योग्राफी के नॉर्थ साउथ से जाए ऐसा प्लेन जियोग्राफिक मेरिडियन कहलाएगा, और जो मैग्नेट के नॉर्थ साउथ से जाए ऐसा प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगा। सही है, लिख लो जरा, द इमेजिनरी प्लेन, द इमेजिनरी प्लेन
पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल, पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल, रफ्तार में, पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल। सब लोग एकदम सीरियस हो जाएं, जैसे जैसे अपना टर्म आने वाला है। एक आध किताब भी खरीदनी पड़ेगी अभी बच्चों को, थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रखिए। तुम्हें कहाँ बचाना है, घर वालों से मांगना है। बिहार के बच्चों से ऐसा बोला जाता होगा, है ना। चलिए, द इमेजिनरी प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिक साउथ एंड नॉर्थ पोल इज कॉल्ड जियोग्राफिक मेरिडियन। प्लेन को मेरिडियन बोलते हैं। इज कॉल्ड जियोग्राफिक मेरिडियन, कॉल्ड जियोग्राफिक मेरिडियन, कॉल्ड जियोग्राफिक मेरिडियन। चलिए अपने आप लिख दीजिए मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा। ज्योग्राफी की जगह मैग्नेटिक लिखना है बस। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा, MERIDIAN, मैग्नेटिक मेरिडियन। ऐसा प्लेन जो मैग्नेट के नॉर्थ साउथ से जाए उसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। ऐसा कैसा, ऐसा 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 कैसा प्लेन, ऐसा प्लेन। द इमेजिनरी प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल, ऐसा प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है। इसकी जरूरत नहीं थी, हम लोग एक्सिस से ही काम चला लेते, मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस। हाँ, देखो जरा, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को हमें पढ़ना है और कुल मिला के अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में तीन चीजें होती हैं जिनको हमें पढ़ना होता है। कितनी चीजें पढ़नी होती हैं? तीन चीजें। उनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के एलिमेंट वो तीन होते हैं। 3 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये पूछा जाएगा कौन कौन से हैं, ठीक है। उनके बारे में 2-2 लाइनें लिखवाई जाएंगी, थोड़ा बहुत डायग्राम वायग्राम बनवाया जाएगा बस। चैप्टर छोटा है और इसको तो ये भी नहीं बोल सकते कि याद करने वाला चैप्टर है, बस चैप्टर है। पलटोगे ख़त्म हो जाएगा, एक बार पन्ने पलटोगे ख़त्म हो जाएगा। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए, जैसे कि हम इस कमरे में बैठे हुए हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा क्योंकि अर्थ के ऊपर है, तो अर्थ का कुछ ना कुछ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है या इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है या ऐसा है या ऐसा है, ऐसा है, उसका पूरा अच्छे से लोकेशन बनाने के लिए हमको 3 बातें पता होनी चाहिए। किसी भी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए हमको 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तभी जाके हम लोकेट कर पाएंगे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है, किस डायरेक्शन में है, कितना है, किस एंगल पर है ग्राउंड से, ऐसी वैसी बातें, सारी बातें, ठीक है। ये बात तो क्लियर है क्योंकि अर्थ पे है हम लोग, मर जाएंगे नहीं तो। इसलिए लिखो जरा एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। स्टाइल लगा लेना, बगल में लिखना 3 मार्क्स। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये 3 मार्क्स पुराने पैटर्न के हिसाब से सब बताना पड़ेगा। अब थोड़ी तुमसे डायग्राम बनवाएंगे। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए हमको 3 बातें पता होना जरूरी है। उन 3 बातों को बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये 3 बातें हमने समझ ली तो हमको किसी भी पॉइंट पे उसका मैग्नेटिक फील्ड समझना आसान लगेगा, सही है। उसमें पहला एलिमेंट लिखो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। पहला एलिमेंट का नाम लिखो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, DECLINATION।
मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, भारी भरकम नाम, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ब्रैकेट में लिख दो अल्फा, खत्म हो गया। जैसे हमने बोला अल्फा, खत्म हो गया। इतना भारी नाम लिखवाने की क्या जरूरत थी। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ब्रैकेट में क्या लिख दो, अल्फा। सब लोग जानते हैं अल्फा क्या होता है, हमारी जियोग्राफिक एक्सिस, हमारी जियोग्राफिक एक्सिस, जियोग्राफिक जानते हैं ना, जो जियोग्राफी के नॉर्थ साउथ से जाए, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ऊपर होने वाली है, नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन, जो जियोग्राफी के नॉर्थ साउथ जाए, ठीक है। तो जियोग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। जियोग्राफिक एक्सिस मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, यानी अल्फा। या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एक्सिस के जरिए डिफाइन करोगे बिल्कुल सही रहेगा, कोई गलती नहीं है, लेकिन जो हमारी किताबें हैं वो मेरिडियन के जरिए डिफाइन करती हैं। जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल कहलाता है अल्फा। एक ही बात होगी, है ना, बात तो एक ही होगी, चाहे इन दोनों लाइन के बीच का एंगल देखो, चाहे इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल देखो, एंगल तो उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज थोड़ी होगा। तो लिखते समय अगर कुछ भी लिख दोगे तो वो सही रहेगा। जियोग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का एंगल अल्फा कहलाता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। यहाँ पे लगभग लगभग हमारी मैग्नेट जैसी होती है, जिसका मैग्नेटिज्म यहाँ पे हमको दिखता है, पुराना वाला डायग्राम, सही है, आसान। अब मज़ेदार बात ये है, ये नहीं समझना है, ये तो याद करना है कि किसके किसके बीच का एंगल है। मज़ेदार बात ये है कि आप पूरी अर्थ पे अगर हम घूमें, अगर हम पूरी अर्थ पे घूमें, मान लो हम वास्को डी गामा बन जाए, कौन बन जाए, वास्को डी गामा, नाम सुना है ना, नाम तो सुना ही। मान लो हम वास्को डी गामा बन जाए, ये यार वास्को डी गामा के नॉर्थ और साउथ, नीचे साउथ होने वाला है, जियोग्राफी वाले लोग, सही है। और हम घूमें पूरी अर्थ पर, क्योंकि वास्को डी गामा है तो पूरी अर्थ पे घूम सकते हैं, वीजा वीजा की जरूरत ही नहीं है। तो क्या पूरी अर्थ पे इस अल्फा की वैल्यू सेम होगी? क्या तो अल्फा तो अर्थ के भीतर बनना है ना, सेम होनी चाहिए। ये ज्योग्राफिक एक्सिस भीतर भीतर से जा रही है, क्रस्ट मेंटल कोर को फाड़ते हुए बाहर निकलते हुए, ऐसी ये भी बिल्कुल अर्थ के भीतर है। तो जियोग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का एंगल अल्फा है। क्या पूरी अर्थ पे अगर हम घूमें तो हमको ये अल्फा सेम मिलेगा? आंसर है नहीं, हमको ये अल्फा सेम नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ये सेम मिलेगा तो इसमें पढ़ने लायक कुछ होगा ही नहीं। हर जगह पर अल्फा अलग अलग होता है, समझना जरा। मान लो मेरे पास 2 पेन है, परमिशन ऑन नहीं लेते हैं, बैड मैनर्स। परमिशन कौन लेता है भाई? ये मेरा जियोग्राफिक एक्सिस है सीधा सीधा, और ये मेरा मैग्नेटिक एक्सिस है, सही है। और ये अर्थ के भीतर का मामला है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी क्या है? अर्थ है, सुनील शेट्टी वाली है ना, ये बिल्कुल बीचा बीच से जा रहा है, इमेजिनरी लाइन है, जियोग्राफिक एक्सिस, ये तिरछी तिरछी मैग्नेटिक एक्सिस, इसी को अल्फा बोल रहे हैं। ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ के अंदर का मामला है। अब जरा बताना, यहाँ पे मान लो कुछ एंगल है 10 डिग्री मान लो, या चलो 30 डिग्री मान लो। अभी अगर हम इसको घुमाएं तो शायद ये एंगल जो सामने बैठा होगा बच्चा, उसके लिए एंगल ये चेंज होने लगेगा, और अगर हम घुमाते घुमाते ऐसा कर दें तो जो सामने बैठा होगा बच्चा उसके लिए एंगल 0 हो जाएगा ना। जियोग्राफिक एक्सिस मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का एंगल 0, यहाँ से सामने से ही देखना है, एक ही जगह से देखना है, ठीक है, क्योंकि हम इसको घुमा रहे हैं तो मैं नहीं घूमना है। फिर हम इसको घुमाएं तो एंगल बढ़ने लगेगा, फिर अगर हम इसको घुमाएं तो एंगल फिर मैक्सिमम हो जाएगा, सामने से अगर देखोगे, फिर घुमाएं तो फिर 0 हो जाएगा। तो ये जो एंगल है वो चेंज होता रहता है अगर हम पूरी अर्थ पे घूमें तो, या इसको घुमाओ या अर्थ पे घूमो, एक ही बात है। मान लो कि यहां पर ये एंगल, इसको चलाना है, इतना है अल्फा, सामने से ये अर्थ है अपनी, हेमिस्फीयर तुम्हें दिख रहा है, यहां से अल्फा है, तो घूम जाओगे घूम जाओगे घूम जाओगे घूम जाओगे तो यहां शायद 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां ऐसा बना है ये सीधा और तिरछा, इस टाइप का अर्थ के अंदर। यहां से देख रहे हो 30 डिग्री दिख रहा है, दोनों के बीच का एंगल, हाँ, लेकिन अगर यहां से देखोगे तो 0 दिखेगा, नहीं समझे? यहां से देखोगे क्या दिखेगा?
जीरो दिखेगा, दोनों पैरेलल दिखेंगे तुमको। ज्योग्राफिक एक्सिस भी मैग्नेटिक एक्सिस भी क्या दिखेगा, जीरो। तो अल्फा हर जगह अलग अलग होता है पूरी अर्थ पे, है ना। और अगर हम ईस्ट टू वेस्ट घूमें तो इसका वेरिएशन हमको समझ आता है, अल्फा का वेरिएशन। या इसको घुमाओ या इसको ऐसे घुमा दो, एक ही बात है। यहाँ पे भी तुमको मैक्सिमम दिख रहा होगा, यहाँ पे जीरो दिख रहा होगा, दोनों पैरेलल। बढ़िया, तो इनका समझना बहुत जरूरी है। लिखो जरा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अल्फा, रफ्तार में लिखो। The angle between कौन, the angle between geographic meridian and magnetic meridian। कुछ लोग लिख सकते हैं जियोग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस, इसमें कोई रिस्क नहीं है। द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन is known as magnetic declination, is known as alpha, magnetic declination। The angle between geographic meridian and magnetic meridian is known as magnetic declination। सही है, समझ में आया सबको, है ना। अब देखो इन दोनों लाइन के बीच में यहाँ पर अल्फा है, कुछ ना कुछ दिख रहा है, ठीक है। इन दोनों लाइन के बीच में अल्फा है, लेकिन अगर हम इसी को अलग अलग जगह से देखेंगे तो अल्फा ये चेंज होता हुआ नजर आएगा, जबकि असल में वो चेंज नहीं हो रहा है, हम चेंज हो रहे हैं। वो कहाँ चेंज हो रहा है, लाइनें थोड़ी कुछ हो रही हैं। अलग अलग लोकेशंस देख रहे हैं, इसलिए एक डायग्राम इसका बनाया जाता है, बहुत फेमस डायग्राम, जो कि हमारी किताब में भी मिल जाएगा। इसको लिख दो जियोग्राफिक मेरिडियन और इसको लिख दो मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये है अल्फा। तिरछे तिरछे है ना, यहाँ पर सीधे सीधे नहीं, दो प्लेन्स के बीच का एंगल है। अब कुछ कहेंगे हमने तो एक्सिस से डिफाइन कर लिया था, और हमसे ये भी कहा गया था कि रिस्क नहीं है। ज्योग्राफिक मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल, ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल अल्फा। ध्यान रखना है इसको पूरा मार्च तक, नवंबर तक, सॉरी, सारी इक्वेशंस चेंज हो गई। सही है, तो कुछ भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ज्योग्राफिक एक्सिस मैग्नेटिक एक्सिस के बीच के एंगल को अल्फा बोलते हैं। बहुत बढ़िया, इतना लिख के छोड़ दोगे, चित्र नहीं बनाओगे तो भी काम चल जाएगा। ये वाला चित्र जरूर बनाना, ये अपनी अर्थ है। अब देखो जरा, दूसरा एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे एलिमेंट से सवाल पूछे जाते हैं, जरा ध्यान से सुनना। दूसरे एलिमेंट को समझने के लिए, ये हमारी अर्थ है, हाँ ठीक है। और हम वो नहीं बना रहे हैं जियोग्राफिक एक्सिस, ठीक है। थोड़ा ही होता है अल्फा की वैल्यू, ऐसा नहीं होता है कि 30 डिग्री हो जाए, अर्थ में इतना ज़्यादा नहीं है अल्फा। पूरा वेरिएशन देखा जाए तो बहुत कम है, 2 डिग्री, 1.5 डिग्री, 2.5 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री, काफ़ी है इतना। कुछ कुछ प्लैनेट्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा अल्फा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसी और मैग्नेटिक एक्सिस ऐसी, कुछ ज़्यादा ही हो गया है। कुछ कुछ प्लैनेट्स में बहुत ज़्यादा है। तो अपने यहाँ उतना नहीं है। तो मैं चाहूँ तो ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ डायरेक्शन, तो यहाँ पे मेरा नॉर्थ पोल होगा, साउथ डायरेक्शन के पास नॉर्थ पोल, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अंदर बाहर, घूम के ऐसे आओगे ना, ठीक। चलिए, समझने के लिए इतना काफ़ी। इस टाइप का हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत बढ़िया। जरा हमें बताइए, मान लो हम वास्को डी गामा बन के पूरी अर्थ पे घूम रहे हैं, ये हमारी इक्वेटर है मैग्नेट वाली, घूमो।
जरा बताओ, घूमते 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 हम पोल पे पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? पोल्स के पास पहुंच गए। बताओ जरा कैसा महसूस हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के परपेंडिकुलर है या अर्थ के पैरेलल है? पोल्स के पास देखना। ये रहे वास्को डी गामा। मैग्नेटिक फील्ड कैसा महसूस होगा उनको? इस तरीके का, भीतर जाता हुआ। कैसा? भीतर जाता हुआ, यानी अर्थ की सरफेस से कैसा? परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की सरफेस से कैसा? परपेंडिकुलर। हमको सरफेस से देखना, ठीक है। मान लो बास्केट वहां चलते चलते ऐसे चले गए, ये हमने सीधे बनाए, उल्टे नहीं, ठीक है। नीचे वाले पोल के पास चले गए तो यहां उनको मैग्नेटिक फील्ड कैसा नजर आएगा? देखो जरा, सरफेस से बाहर निकलता हुआ, ऐसा भगा भग, ठीक है, सरफेस से बाहर निकलता हुआ। सही है, मैग्नेटिक फील्ड है, क्या पता कुछ गड़बड़ कर दे। यहां भी अर्थ की सरफेस से परपेंडिकुलर, बस यहां बाहर निकलता हुआ, और अगर इस वाले पोल पे पहुंच गए तो वहां भीतर जाता हुआ। ये है हमारे वास्को डी गामा। चलिए, पोल्स पर सबको नजर आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है अर्थ की सरफेस से। हाँ, इस वाले पोल पे नजर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड भीतर जा रहा है, यानी परपेंडिकुलर है यहां भी अर्थ की सरफेस से। हाँ, चलिए, घूमते 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 मान लीजिए हम इक्वेटर पे पहुंच गए। कहां पहुंच गए? इक्वेटर पे। दो ही जगहों पे पता होना जरूरी है, पोल्स पर और इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहता है। सिंपल सी बात है, पोल पर परपेंडिकुलर होगा बाहर निकलते समय, और भीतर निकलते समय परपेंडिकुलर होता ही है, इसलिए इक्वेटर पे पहुंच गए। जरा बताओ इक्वेटर में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? अर्थ से पैरेलल, अर्थ की सरफेस के। यहां पे देखो इक्वेटर पे अर्थ की सरफेस कैसी है? ऐसी है। मैग्नेटिक फील्ड देखो पैरेलल, टेंजेंट मारो। अच्छा, उल्टा एरो बना दिया मैंने, नीचे से ऊपर जा रहा था ना, ऐसा पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। सही है, इतनी बात समझ में आ गई तो खत्म हो गया अर्थ मैग्नेटिज्म। तो अगर हम घूमते 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 पोल के पास पहुंच जाएं तो हमको ये महसूस होगा कि मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल भीतर जा रहा है, परपेंडिकुलर टू द दिस सरफेस, बिल्कुल भीतर। अगर हम कोई मशीन लेके आए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए, तो मशीन की सुई जो होगी बिल्कुल सीधी हो जाएगी, ऐसे कहेगी कि भैया बिल्कुल सीधा मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस। और अगर नीचे वाले पोल के पास पहुंच जाएं और यहां वही मशीन रखें तो मशीन ऐसी करेगी, क्योंकि यहां तो सरफेस से बाहर निकल रहा है, अर्थ की सरफेस से परपेंडिकुलर ही होगा लेकिन बाहर की तरफ, ऐसे बाहर निकलता हुआ। सही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख लो, अर्थ की सरफेस से परपेंडिकुलर, यहां भी परपेंडिकुलर, जबकि इक्वेटर पे अर्थ की सरफेस से कैसा होगा? पैरेलल है। ठीक है, अन्य जगहों पर कुछ ना कुछ एंगल जरूर बनाएगा अर्थ की सरफेस से। ठीक है, हो सकता है हमसे डायग्राम बनाने में उतना अच्छा ना दिखे क्योंकि हम कंप्यूटर नहीं, अन्य जगहों पर कुछ ना कुछ एंगल जरूर रहेगा। ठीक है, मान लो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, अर्थ की सरफेस ऐसी है, तो कुछ ना कुछ एंगल है। ठीक है, तो वो एंगल अभी पता लगेगा क्या होता है। बहुत बढ़िया। तो हमने क्या पढ़ा आज? कुछ नहीं पढ़ा कि अर्थ जो होती है, अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी कारणवश, बाद में बताया जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। और मेन बात ये है कि जो हमारी जियोग्राफिक एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जो हमारी मैग्नेटिक एक्सिस है वो थोड़ी सी तिरछी है, उनके बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल अल्फा। ठीक है, फिर चूंकि हमने जब पूरा डायग्राम बनाया तो हमको समझ आया कि अगर हम पोल्स के पास देखें तो अर्थ के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हमको दिखाई देगा। जैसे यहाँ अगर हम पोल पे चले पहुंच गए तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा अर्थ से। इस वाले पोल पे पहुंच गए तो भीतर जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन वो भी परपेंडिकुलर ही होगा। इक्वेटर पे अगर हम पहुंच गए तो मैग्नेटिक फील्ड हमको पैरेलल टू द अर्थ ऐसा महसूस होगा, अगर हम डिटेक्ट कर पाए तो। सही है, एकदम बढ़िया। तो जरा बताओ दिमाग लगा के, अर्थ के साथ एंगल, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का अर्थ के साथ एंगल 0। सही है, थोड़ा जाएंगे जरूर चेंज होगा, एंगल जरूर चेंज होगा। और यहां पर एंगल कितना है अर्थ की सरफेस के साथ? 90 डिग्री। तो हमसे पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अर्थ के साथ कितना एंगल का वेरिएशन करता है? तो इक्वेटर पे 0, पोल्स पे 90, 0 से 90 डिग्री, इस तरीके का उसका वेरिएशन होता है। ठीक है, इक्वेटर पे ऐसा होगा, पैरेलल टू द अर्थ। सही है, और घूमते 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 वहाँ पे पोल्स पे 90 हो जाएगा, इस तरीके से।
अर्थ पे घुस गया 90 डिग्री, अर्थ से निकला 90 डिग्री, पैरेलल हो गया 90 से 0, 0 से फिर 90, ये उसका वेरिएशन है। और एक बहुत अच्छा यहाँ पे टर्म आता है जिसको पूछा जाता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। कौन सा एंगल? एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। और वो एंगल ऑफ डिप होता क्या है? एंगल ऑफ डिप ये होता है कि अगर हमारी कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में। इसको हम वी बोले, इसको हम BH बोले। तो अगर कहीं भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, वेक्टर होगा, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। सही है? बनाना जानते हो ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे बनाया जाता है, वर्टिकल ऐसे बनाया जाता है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो भी एंगल बनाता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। तो ये क्या है समझाया है इसका, ऐसे ही समझा देते हैं, मेन चीज वही है। जो मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ जो भी एंगल बनाता है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, और इसको डेल्टा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। सही है? इसका पूरा पूरा वेरिएशन हम लोग कल देखेंगे, कैसा ये एंगल ऑफ डिप कैसे क्या वेरी करता है, और उसको ख़त्म करेंगे चैप्टर को भी। चलिए कल NCERT लेके आइएगा, सभी लोग पढ़ाई करें।